बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके पास, जिसके अंदर आज हम जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों के अंदर फ़र्क जो है वो देखेंगे क्या है। क्योंकि हम 2 लेक्चर पिछले में जो है वो उसके अंदर एक में मार्जिनल कॉस्टिंग को डिस्कस कर चुके हैं और एक में अंदर जो है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को डिस्कस कर चुके हैं वन बाय वन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीसरी लेक्चर के अंदर जो हम इसको डिस्कस करेंगे, इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे और इनके अंदर जो डिफरेंस जो है उसको फाइंड आउट करेंगे कि इनके दरमियान जो फ़र्क क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ फ़र्क है। तो थोड़ा-सा मैं पहले जो ब्रीफ आपको कर दूँ कि हमने पहले लेक्चर के अंदर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी थी, उसको हम जो है वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। और उसके अंदर हमने जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, जिसके अंदर हमने जो है वो उसका फॉर्मेट देखा था और उसका फार्मूला देखा था, जिसके अंदर हमने जो है लेबर प्लस रॉ मटेरियल प्लस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस जो है वो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वो सारे के सारे कॉस्ट में कंसीडर किए थे और पर यूनिट हमने निकाली थी। तो उसको डिवाइड किया था टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे और पर यूनिट हमने कॉस्ट निकाली थी। मार्जिनल कॉस्टिंग, इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसके अंदर हमने जो है वो पढ़ा था कि जो है वो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ें शामिल हैं, वो भी आपने देखा है। आज हम दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे नेक्स्ट जो स्लाइड के अंदर। तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस वेरिएबल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और डिवाइडेड बाय उसको हमने टोटल जो नंबर प्रोड्यूस पे किया था, तो उससे हमने निकाला था कि जो पर यूनिट कॉस्ट क्या निकलेगी। तो अब हमने बेसिकली दोनों के, हालांकि मैंने अभी आपको बता भी दिया, लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखाऊंगा बेसिक इनके अंदर फर्क क्या है। और उससे पहले जो हम डिस्कस करेंगे जो है वो कि जो है वो हमने जो पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो इन दोनों मेथड्स पे कहाँ पे अप्लाई होता है और उसके अंदर क्या फर्क आता है दोनों मेथड्स के अंदर, पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। तो जो है उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर जो हम जो फॉर्मूला जो है उनको कंपेयर करेंगे और उसके बाद एंड पे जो हम उनके जो फॉर्मेट्स उसको कंपेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें जैसा कि जो है वो आपको ऊपर बताया भी गया है, डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड्स मेनली टू एलोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, कि इसका जो मेन फर्क है उसके अंदर जो हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की एलोकेशन करते हैं उसका फर्क है और उसका ही जो है वो अफेक्ट आता है नेट इनकम के ऊपर। और उसके अलावा डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के अंदर, दोनों के अंदर सेम है। कहाँ पे फर्क आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जो है वो जो हम एलोकेट करते हैं उसको हम जो है वो इसमें फर्क आता है। तो अब जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें आप देखें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दोनों के अंदर सेम है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दोनों क्या है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट है। जबकि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट के अंदर चले जाएं तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यहां तक सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट जो कॉस्ट का पार्ट है। तो इट्स मींस के जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं उनको हम जो वेरिएबल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, और जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो प्रोडक्ट कॉस्ट का जो पार्ट होते हैं। और इसी तरह जो पीरियड कॉस्ट के अंदर जो वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल सेलिंग और फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं, जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग की सूरत में जो है वो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो साथ शामिल हो जाते हैं इसके पीरियड कॉस्ट के अंदर। टोटल कॉस्ट देखें वही रहती है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ उनकी जो है वो जो डिवीजन है उसको हम सेग्रीगेट कर देते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के अंदर, कि दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट दोनों की सेग्रीगेशन डिफरेंट है। और बेसिकली यही ही इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस है और इसी की वजह से इनका जो है वो आप जो है वो रिजल्ट्स में भी फर्क आएगा और इनका जो है वो अप्रोच भी डिफरेंट है और इनके अंदर डिसीजन मेकिंग के जो है वो भी डिफरेंट है। अब उसमें मैं आपको बता दूं कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो पहले से चलती आ रही थी, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है, इसके नाम से ही जाहिर है। तो वेरिएबल कॉस्टिंग की जरूरत क्यों महसूस हुई, तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट थे या जो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती हैं, तो उन्होंने जो है वो इस चीज को देखा कि जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो फिक्स कॉस्ट जो कि किसी प्रोडक्ट या किसी स्पेसिफिक ऑर्डर या किसी भी चीज से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी जो है वो पार्ट बन जाती है प्रोडक्ट कॉस्ट का, क्योंकि वो प्रोरेट होके जो है वो उसके ऊपर उसका हिस्सा जो है वो आ जाता है, शामिल हो जाता है। तो जिस वजह से उस कॉस्ट बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की,
तो उसमें जो है वो डिसीजन जो है हम गलत भी कर सकते हैं। जबकि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं या कोई भी चीज करते हैं, कोई डिसीजन हमने ऐड करना है, लेस करनी है प्रोडक्ट, कोई भी उसके रिलेटेड डिसीजन करना है, तो वो जो फिक्स कॉस्ट है जो कि ऑलरेडी इंकर हो रही है और वो हम डिसीजन करें उसको टेक करने का या ना करें, तो वो कॉस्ट इंकर होनी ही होनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट इंकर होनी ही होनी है। तो उसका लिंक जो है वो हमारे डिसीजन मेकिंग से नहीं होना चाहिए। तो हमें सिर्फ वो कॉस्ट रेलेवेंट जो कॉस्ट जो है उसको मेजर करना चाहिए जो उस प्रोडक्ट के हवाले से है, ताकि हम सही डिसीजन मेकिंग कर सकें किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्च के बारे में या उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट था बिहाइंड। तो उस वजह से कि वो वाले मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी जो है वो प्रोरेट हो जाते हैं और जो जो कि इंकर होने ही होने होते हैं, चाहे हम कोई डिसीजन जो है वो उसको टेक करें या ना करें। तो इस वजह से जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो थे उन्होंने जो वेरिएबल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए और उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद था और इसके अंदर जो ये रीजन थी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने फार्मूले की तरफ। तो अब दोनों तरफ आपके पास फार्मूला है, जैसे आप दोनों पिछली स्लाइड में आपको मैं वर्बली बता भी चुका हूँ कि जो है वो दोनों का फार्मूला भी रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन आप इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं, सामने आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि जो है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फार्मूले में क्या चीज़ शामिल है और वेरिएबल कॉस्टिंग के फार्मूले में क्या चीज़ शामिल है। तो दोनों के अंदर जब आप देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो एक ही चीज़ का फर्क है, जो कि हम पिछली स्लाइड में जो सेगमेंटाइज जो किया था हमने पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट को, उसी का जो फर्क है वहां पे फर्क था, वही सेम यहाँ पे फर्क है। तो अब इसमें देखें, जब हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो है वो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट प्रोड्यूस की, तो वो ज्यादा निकलेगी। सारी सी बात है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम कॉस्ट का पार्ट बना रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट का, तो वो ज्यादा निकलेगी, और वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर हम उसको पार्ट नहीं बना रहे, तो वो उसका जो हिस्सा नहीं है, तो इस वजह से वेरिएबल कॉस्टिंग से जो कॉस्ट निकलेगी पर यूनिट प्रोड्यूस वो कम निकलेगी। ठीक है, अब इसका जो इस कम और ज्यादा का जो फर्क है ये कहाँ पे आएगा, यही जो है वो फर्क आएगा जो नेट रिजल्ट्स हमारे आएंगे जो दोनों तरीकों से, उसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी में हमारा फर्क होगा वो इन्हीं दो तरीकों की वजह से आएगा, वो इन्हीं दो रेट्स के डिफरेंस की वजह से आएगा। हाँ, वो डिफरेंस वहां पे नहीं आएगा अगर जो है वो उसके अंदर जो है हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज नहीं होती, तो फिर ये फर्क नहीं आएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ कि फर्क इन्वेंट्री की वजह से क्यों आएगा। तो इन्वेंट्री की वजह से इसलिए आएगा कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जब क्लोजिंग इन्वेंट्री बचेगी, तो उस क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर कुछ पार्ट फिक्स कॉस्ट का भी साथ में होगा, और वो जो है वो बजाय कि वो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो, वो किसका पार्ट बन जाएगा, वो इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा, और वो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज नहीं होगा, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। जबकि वाइस वर्सा वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स कॉस्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बना रहे, उसको हम एज इट इज फुल अमाउंट को ही जो एज अ पीरियड कॉस्ट में लेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो इन्वेंट्री जो बचेगी उसके अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन होगा, उसमें फिक्स कॉस्ट का तो पोर्शन होगा ही नहीं, जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट का पोर्शन होगा। तो अब उसकी इन्वेंट्री जो आएगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की क्लोजिंग वो ज्यादा आएगी, और जो वेरिएबल कॉस्टिंग की जो इन्वेंट्री आएगी वो कम आएगी। तो जब दोनों में फर्क आएगा, और क्योंकि सारा का सारा जो है वो वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर जो फिक्स ओवरहेड्स हैं वो सारे के सारे एज अ पीरियड कॉस्ट नीचे लेस हो रहे हैं, जबकि अब्जॉर्प्शन के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने वो चार्ज किए हुए प्रोडक्ट को, और वो अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास फिनिश सूरत में बच जाएगी तो वो उसमें भी उसका हिस्सा होगा, और उस वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ज्यादा आएगा और जो है वो वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर कम शो हो रहा होगा। लेकिन अगर दोनों सूरतों में हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज नहीं होती, तो फिर दोनों का जो है वो नेट रिजल्ट सेम होगा। ये हम आगे जब जो अगली स्लाइड पे जब दोनों का फॉर्मेट देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो उसके अंदर ये चीज हम वाजे कर देंगे आपको। तो अब आपके सामने जो है वो दोनों स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, एक तरफ मार्जिनल कॉस्टिंग के तरीके से है और एक तरफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तरीके से है। तो ऊपर सबसे पहले आ गया सेल्स, हमने 800 यूनिट सेल्स किए, और ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है नहीं, और क्लोजिंग हमारे पास इसमें 200 दी हुई, तो इट्स मीन कि हमने 1000 यूनिट जो है प्रोड्यूस किया था। ठीक है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया, इट्स मीन कि अब हम इसकी कॉस्ट अगर निकालनी होगी तो वो भी निकाल लेंगे। सेल्स हमने की 800 यूनिट्स, 38 रुपए के हिसाब से की, 30,400 की हमारा सेल्स रेवेन्यू बन गया दोनों सूरतों में, इसमें कोई फर्क नहीं यहाँ तक। उसके बाद हमारी कॉस्ट जो हमने इंकर की
डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की 2000 रुपए, तो 24,500 रुपया हमने टोटल जो है मार्जिनल कॉस्ट इंकर की। 1000 यूनिट बनाया तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? 24.5। ठीक है। अब इसमें देखें, फार्मूले को आपने माइंड में रखना है कि हमने डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर सिर्फ वेरिएबल को ऐड किया और अपनी कॉस्ट निकाल दी। अब दूसरी तरफ आ जाए, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर सेम है, ओवरहेड्स 7000 है, यहाँ पे 2000 थे। अब वो 5000 जो है वो फिक्स्ड है, 2000 वेरिएबल थे, 5000 इट्स मींस के फिक्स है। तो अब इसके अंदर अब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो हमारी आई, क्योंकि इसको हम इन्वेंट्री का पार्ट बनाएंगे और इसको जो हम प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फार्मूले के तहत, तो 29,500 जो है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्ट के मुताबिक जो कॉस्ट बनती है प्रोडक्शन की, और पर यूनिट 1000 यूनिट के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 29.5 रुपए 1 यूनिट की कॉस्ट बनती है। ठीक है। अब यहां तक आप क्लियर, आपने चेक कर लिया कि उसमें आप देख लें 24,500 बनती है क्योंकि उसमें फिक्स शामिल नहीं है, और इसमें 29,500 बनती है क्योंकि इसके अंदर फिक्स शामिल है। ठीक है। अब 5 रुपए का फर्क है, वो किस वजह से फर्क है? वो फिक्स कॉस्ट की वजह से फर्क है। ठीक है। अब इन्वेंट्री हमारे पास 200 यूनिट्स की बची, तो मार्जिन के मुताबिक उस इन्वेंट्री की कॉस्ट बनती है 4900, और जो वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक उसकी कॉस्ट बनती है 5900। ठीक है। अब वो 5 रुपए का जो फर्क था एक यूनिट के पीछे, 200 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 का फर्क बनता है। तो दोनों की इन्वेंट्री के अंदर देख लें 1000 रुपए का फर्क है, क्योंकि 1000 रुपए के जो जाहिर सी एक यूनिट को 5 रुपए आते हैं फिक्स कॉस्ट के, तो 200 यूनिट के ऊपर 1000 रुपए बनता है। तो वो 1000 रुपया जो है वो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई है उसमें 1000 रुपया जो है फिक्स कॉस्ट का जो कि इन्वेंट्री का पार्ट बन रहा है, और जबकि वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे हमने फिक्स कॉस्ट को इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाया, तो हमने क्लोजिंग लेस कर दी। तो उसमें हमारे अब्जॉर्प्शन में जो है वो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 19,600 रुपया। 30,400 में से 19,600 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि हमने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन और सैलरी उनको कंसीडर किया कि ये फिक्स्ड है। अगर इनमें कोई वेरिएबल का पोर्शन होता तो वो भी हम ऊपर जो है वो 19,600 के साथ जो रेवेन्यू में से लेस कर देते, तो वो जो फिगर आती वो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन की आती, और उसके बाद हम टोटल फिक्स कॉस्ट जो है माइनस कर देते, उसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी और फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी। अब उसमें उसमें हमने जो ऊपर शामिल कर लिया था 5000, इसमें हम लहदा से 5000 पूरा का पूरा लेस कर रहे हैं। ठीक है। वहां पे आपने देखा कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बना, जिसकी वजह से वो इन्वेंट्री में भी उसका हिस्सा शामिल हो गया, और 1000 रुपया इन्वेंट्री हमारी वहां पे ज्यादा शो हो रही है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 5000 का 5000 पूरा का पूरा लेस कर दिया। तो इसके अंदर लेस करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दोनों में देखें सेम है, लेस करने के बाद जो वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो वो प्रॉफिट आ रहा है 3550 का, और जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो फर्क आ रहा है वो प्रॉफिट आ रहा है वो 2550 का, और नेट फर्क 1000 रुपए का। तो अब आप यही देखें कि 1000 रुपए का फर्क कहाँ पे है। जो हमने जो मार्जिनल कॉस्ट के मुताबिक, मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक हमने सारी की सारी जो फिक्स कॉस्ट जो वो चार्ज कर दी थी, तो 1000 की कॉस्ट जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक चार्ज नहीं हुई फिक्स, वो जो इन्वेंट्री का पार्ट बन गई, क्योंकि वो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर हमने प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर उसको शामिल किया था, उस वजह से जो 1000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वो इन्वेंट्री जो बची थी उसके अंदर 1000 रुपया चला गया। और जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसमें सारे के सारे जो वो एक्सपेंसेस जो हमने इकट्ठे लेस कर दिए, और जो उसका नेट प्रॉफिट जो 2550 रुपया है। इसी तरह अगर हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का जो फर्क, नेट फर्क निकलेगा, उतना फर्क दोनों के अंदर होगा। और अगर दोनों के अंदर कोई भी जो वो नहीं होती ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो फिर दोनों के रिजल्ट सेम होंगे। तो ये था आपको एक कंपैरिजन, जिसके अंदर हमने जो डिफरेंस आपको बता दिया दोनों के अंदर। अगर आपको इसके अंदर मजीद भी अभी कोई किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, किसी चीज की आपको एलेबोरेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं, ताकि हम उसको आपको इन डिटेल बता देंगे और उसके ऊपर आपको जो है एक्सप्लेनेशन मजीद भी दे देंगे। और आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।